कभी आरोप लग जाता है कि नहीं तो भाई साहब वो फ़ोटो खींचने के लिए, सेल्फी लेने के लिए भी कोई अगर एक कूड़ा निकाल कर नदी में के बीच से किनारे रख दिया साहब तो हमारे लिए अच्छा है। वो सेल्फी तो ले लो यार, सेल्फी लेने के लिए नदी में आ जाओ, तुम कुछ निकालो, साफ करो। अरे साहब हम ये कह रहे हैं, हमने कहा ना कि नदी में पैसा मत बहाओ, पानी बहाओ, पानी बहाओ, बह रही है। लेकिन चिंता नहीं है किसी को, कहाँ कहाँ नदी में रोक करके मछली मारी जा रही है, कहाँ फाटक। विभाग खाली बन गए हैं, काम जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। क्या करेगा विभाग? विभाग क्या करेगा कि नदी की सफाई का पैसा आ रहा है, उसमें कमीशन कितना मिल रहा है हमें? ग्राम प्रधान यानी अपने काम की चीजें, अपने काम की चीजें, उन्हें नदी से, नदी के जीवित रहने से, उस संस्कृति से, उसके किनारे के पौराणिक महत्व के स्थलों से, धार्मिक स्थलों से या इस प्रकार के किसी भी चीज से उन्हें मतलब नहीं। उन्हें क्या है, वो हम तो लगता है कि खाली वो इंसान हैं जीते जागते, बाकी कोई भावना तो है, हड्डियों का ढांचा चलते है ना, संवेदनाएं नहीं, संवेदनाएं उस प्रकार की नहीं है। अच्छा, और इस स्थिति में जब विभाग थोड़ा सा भी विभाग खड़ा होता तो निश्चित मान लो जनता को आवश्यक, जनता को क्या है, जनता को जगा दो आप, वो तो पहाड़ तोड़ के रास्ता बना लेगी। थोड़ा सा इस पे भी एक बार प्रकाश डाल दें कि वो जो उत्सृत कूप की हम लोगों ने बात की है, वो कहाँ से पानी वो निकल रहा था, कैसे? देखिए, भौगोलिक शब्दावली में उत्सृत कूप का मतलब ये होता है कि जमीन के नीचे से पानी आता है, फव्वारा फूट जाना। हाँ, फव्वारा फूट जाना, ऐसा होता है। तो उत्सृत कूप का बस यही एक अर्थ है। उसमें एक आश्चर्य की बात ये थी कि अभी भी जब पानी कम होगा तो आप देख सकते हैं उत्सृत कूप अभी भी चालू होगा, उसमें लाल बालू के कण आते हैं, लाल बालू। और मेरे संज्ञान में, मेरी भौगोलिक जानकारी जहाँ तक है, यहाँ आसपास सोनभद्र के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, नियरेस्ट स्थिति में सोनभद्र ही है जहाँ तक मुझे लगता है, सोनभद्र को छोड़ दिया जाए तो कहीं से लाल बालू आने की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन उस उत्सृत कूप में लाल बालू के कण आ रहे थे, इससे अनुमान लगाया गया कि पानी कहीं और से आता है, नीचे से आता है, जिसकी नीचे से पानी आ रहा है। हाँ, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं। लेकिन ये सच है कि ऐसे उत्सृत कूप 1 दर्जन से अधिक हमने छोटी सरयू में देखे हैं। तो ऐसी चीज़ों का पता लगाना चाहिए, ऐसी चीज़ों का पता लगाया जा रहा है, उस पर काम हो रहा है। क्या विभागीय कोई मदद मिल रही है? कोई मदद नहीं है। विभागीय मदद हम लोग 1-2 बार कोशिश भी किए तो उन लोगों को इससे बहुत मतलब नहीं है। सिर्फ कागजी हवाई सारे दावे नहीं, उनको, उनके लिए नदी कोई महत्वपूर्ण चीज़ थोड़ा है, चाहे बाढ़खंड हो चाहे सिंचाई विभाग, उनको लोगों के खेत सींचे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। नदी सुरक्षित है, पवित्र है, चल रही कि नहीं चल रही कोई फर्क नहीं पड़ता। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसको आप लोग दिखा सकते हैं, ये नदी में आज इतना पानी भरा हुआ है, इस क्षेत्र के हजारों एकड़ जमीन इस नदी के आसपास के, उसके सभी लोगों की फसल बर्बाद हो चुकी है, धान सड़ गए हैं। इसलिए नहीं कि नदी में बाढ़, पानी है नदी में बाढ़ आई है ना, इसलिए कि बरहपुर के आगे पानी नहीं जा रहा है, इसलिए कि कल्याणपुर जो टेकनपुर के आगे है, कल्याणपुर पे जो फाटक लगा हुआ है उस फाटक को खोला नहीं गया है, जबकि नदी का, उधर नदी का सतह कम हो गया है। अगर खोल दिया जाए तो बमुश्किल 1 दिन लगेगा, ये पानी घर में चला जाएगा और बच सकती थी। लेकिन चिंता नहीं है किसी को, कहाँ कहाँ नदी में रोक करके मछली मारी जा रही है, कहाँ फाटक बन, विभाग खाली बन गए हैं, काम जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। क्या करेगा विभाग? विभाग क्या करेगा कि नदी की सफाई का पैसा आ रहा है, उसमें कमीशन कितना मिल रहा है हमें? ग्राम प्रधान यानी अपने काम की चीजें, अपने काम की चीजें, उन्हें नदी से, नदी के जीवित रहने से, उस संस्कृति से, उसके किनारे के पौराणिक महत्व के स्थलों से, धार्मिक स्थलों से या इस प्रकार के किसी भी चीज़ से उन्हें मतलब नहीं। उन्हें क्या है, वो हम तो लगता है कि
खाली वो इंसान हैं जीते जागते, बाकी कोई भावना तो है नहीं, हड्डियों का ढांचा चलते है ना? फिरते, संवेदनाएं नहीं। संवेदनाएं उस प्रकार की नहीं है। अच्छा, और इस स्थिति में जब विभाग थोड़ा सा भी विभाग खड़ा होता तो निश्चित मान लो जनता को क्या है, जनता को जगा दो आप, वो तो पहाड़ तोड़ के रास्ता बना लेगी। सही बात। आपने दशरथ माझी की बात की, एक अकेला इंसान अपने पत्नी के वियोग को आधार बना करके अगर वो इतना बड़ा काम कर सकता है तो हम तो 1.25 अरब लोग हैं। देश की नदियों की दुर्दशा को अरबों रुपए पानी, नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए करोड़ों अरबों खरबों का बजट का जरूरत नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। अरे साहब, हम ये कह रहे हैं, हमने कहा ना कि नदी में पैसा मत बहाओ, पानी बहाओ, बह रही है। ठीक है, बिल्कुल। और जनता आपके साथ चल देगी, इसका प्रमाण है छोटी सरयू बचाओ अभियान। हमारे पास 50 लोग ही रहे हों, 100 लोग रहे हों, आपने देखा है। बिल्कुल, सब डेडिकेटेड लोग रहे हैं। बिल्कुल। धन्य हैं उनकी माताएं, धन्य हैं वो लोग जिन्होंने इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के चले। बीच में थोड़ा सा मैं रोक करके पवन जी को आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने कहा कि डेडिकेटेड लोग थे 50-55 लोग, जो भी इनके साथ सफाई अभियान में जुटे थे, वो कोई मजदूर तबके से नहीं थे या कोई मनरेगा में काम करने वाले लोग नहीं थे। वो अच्छे खासे पढ़े लिखे शिक्षित लोग, कहीं ना कहीं अपने अपने परिवेश में वेल सेटल्ड लोग थे वो, और हैं जो आज भी इनके साथ लग करके वो काम कर रहे हैं। पवन जी, मैं चाहूँगा कि हम लोग खड़े होकर क्यों ना एक बार सरयू माता पीछे बही रही हैं, तो एक बार इनके थोड़ा सा हम लोग भी धीरे धीरे होके, है ना, तो यहाँ से हम लोग देख लें। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे ये जो सफाई का अभियान पवन जी ने शुरू किया था, छोटी सरयू या मूल सरयू, आप धारा देख रहे होंगे, नदी में धारा प्रवाह रूप से पानी अविरल कल छल छल करके बहता हुआ, और पूरा अलौकिक दिव्य ये दृश्य है मेरी आंखों के सामने। अगर मैं ना बताऊं कि ये भीलमपुर छपरा है तो कोई भीलमपुर कोट है तो कोई जान नहीं पाएगा कि हम लोग कहाँ बैठे थे, राममड़ैया में। अब एक ज़रूरी सवाल है आपसे, जैसे कि हम लोग वस्तुतः जानते हैं कि 4 नदियों के नाम गिना पाएंगे बमुश्किल से, आप कहते हैं 18। कौन सी? बिल्कुल 18 नदियाँ हैं। अगर इस तरफ से हम चलें जी, कुछ नदियों के नाम तो लोग भूल ही गए हैं, उन्हें नाला मान बैठा है लोगों ने। जैसे एक नदी तो आप चपरी ही छोड़ के आते हैं, दूसरी नदी आपके सामने है। चपरी में कौन सी नदी? वो सरयू की ही सहायक नदी है, जो सरयू ने उच्छिष्ट छोड़ा है। सरयू की सहायक नदी, हाँ, वो उच्छिष्ट है सरयू का। जब सरयू उत्तर की तरफ बढ़ी हैं तो वो नदी उनका प्रवाह में थी, और आज वो सहायक के रूप में रह गई है। लेकिन उस पर अतिक्रमण बहुत है, इंक्रोचमेंट, किसानों का कहिए, या किसानों को उसका लाभ बता करके दे दिया गया है। इसके बाद छोटी सरयू है। छोटी सरयू से यहाँ से बमुश्किल 6-7 किलोमीटर के ठीक अगर दक्षिण दिशा में जाएं, 7-8 किलोमीटर, तो एक कयाड़ नदी मिलेगी, ऐतिहासिक है। कयाड़ नदी ऐतिहासिक नदी। अरे वो इतनी ऐतिहासिक है, आज से 1857 के मई जून की जो लड़ाई हुई है, उसमें अपने कुंवर सिंह नदी को पार करते समय कयाड़ नदी को पुल उड़ा दिए हैं। अच्छा, जो बम से उन्होंने पुल उड़ाया था ताकि अंग्रेज उनके पीछे ना। हाँ, वो कयाड़ नदी पर है। वो कयाड़ नदी है, ठीक है। जीएनपुर के पहले पड़ेगी। जीएनपुर पहले वो बगही डांड में। अब वो जो पुल उड़ाया गया है वहाँ, आप कल्पना करो कि मई और जून में जो पुल उड़ाया गया है, उस समय उस नदी को अंग्रेज पार नहीं कर पाए। यानी मई जून में वो नदी इतनी चौड़ी थी, उस नदी में इतना पानी था कि उसे कूद कर फांद करके आसानी से पार नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज वो एक कट्ठा भी नहीं रह गई है नदी, उसके अवशेष हैं वहाँ। उन अवशेषों को हमें अगर चाहें तो हमें बचा के इसलिए रखना चाहिए
कि वो हमारे 1857 के साक्ष्य हैं ऐतिहासिक रूप से। ऐसे 2-3 काम उस नदी पर हुए हैं। ठीक उससे 3-4 किलोमीटर और दक्षिण जाएंगे आप, मानो ये नदी अगर पटवद से दक्षिण में बह रही है तो पटवद से थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ेंगे आप तो आजमपुर के पास एक और छोटा सा बाहा जैसा जाता है, वो लोग सिर्फ नाला कहते हैं लेकिन वो सुखसुई नदी है। वो कप्तानगंज से और पश्चिम दिशा से। मैं चाहूँगा कि आप संक्षिप्त रूप में उन नदियों के नाम एक बार गिना दें। हम लोग चल के अगर मौका मिला, ईश्वर ने सही सलामत रखा अल्लाह ने, तो हम लोग चल के देखेंगे। तो ऐसे सुखसुई नदी है, सुखसुई की बात पड़ जाती है आपकी तमसा में आके सिलनी भी मिलती है, फिर मझुई है, मंगई है, गांगी है, एक हाहा भी है जो सलोना ताल के पास है जिसे नाले के रूप में। इस प्रकार से कुल मिला के आपके आजमगढ़ में भैंसही नदी है, 18 नदियाँ हैं जी। इस प्रकार से कुल मिला के धार्मिक रूप से अगर आपने एक कयाड़ नदी को ऐतिहासिक बताया, और धार्मिक रूप से अगर देखें तो 3-4-5 नदियाँ ही ऐसी हैं जो धार्मिक रूप से हैं। धार्मिक रूप से भी लगभग नहीं, जैसे देखिए सिलनी और तमसा के संगम पर चंद्रमा ऋषि का आश्रम है। मझुई नदी भी धार्मिक रूप से, ठीक है, तो इसलिए तो वो धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई। ऐसे ही मझुई और इसके संगम पर दत्तात्रेय का धाम है। ऐसे ही आप देखेंगे कि कई जगह आजमगढ़ में लग रहा है कि कई नदियों का संगम यहाँ बन पड़ा है। कई नदियों का संगम, तमसा छोटी सरयू का संगम है, और फिर तमसा और सिलनी का है, तमसा मझुई का है, फिर ऐसे ही मंगई और उस नदी का है। मानो इतना संगम है, और हर संगम स्थल पर एक छोटा कोई न कोई छोटा सा आश्रम जरूर है। और वो आश्रम ये बताते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ की सांस्कृतिक स्थितियाँ बहुत धरोहर रही हैं, और हम स्वतंत्र चेता लोग रहे हैं, हमें किसी की गुलामी बहुत स्वीकार नहीं रही है। पवन जी, लोग कहते हैं कि नदियाँ जो हमारे जीवन की सहयात्री हैं, ये लोग कहते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम नदियों के सहयात्री हैं। हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से नदी के किनारे अपना गुरुकुल बना लिया। पुराने समय में हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने आबादी नदियों के किनारे बना ली, ताकि हमें स्नान करने, आखेट करने, और हमें जीवन जीने के लिए, जैसे हम जो भी कृषि करते हैं, कृषि के कार्य करते हैं, नदियों के पानी से सिंचाई करने के लिए, तो हमने तो नदियों का ही इस्तेमाल किया। एक तरह से कहे तो उसका दोहन किया, लेकिन उसको पूरी तरह से आच्छादित रखने के लिए जो उसकी ज़रूरी चीज़ें हैं उसका भी हमने हनन कर लिया। वो करते नहीं हम, कि ताकि नदी भी अपने वेग से बहे और कहीं अवरोध ना उत्पन्न। हमने आखेट करने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग करके मछली मारने के लिए नदी को ही रोक दिया, उसकी जीवन लीला को ही समाप्त करने पे लग गए। तो नदियाँ, मैं मानता हूँ कि हम नदियों के सहयात्री, हमने उसका उपभोग किया, इस्तेमाल किया, लेकिन नदी ने हमको कभी इस तरह से नहीं किया कि हमसे कुछ लिया हो। तो कभी कभी जब वो बारिश होती है या बाढ़ आता है तो नदियों का जो विकराल रूप दिखता है अतिक्रमण के कारण, वो क्या विकराल रूप होता है, या क्या मानते हैं आप इसको? जो जैसे आपने कहा नदी करवट बदलती है तो बाढ़ आता है, या कुछ इस तरह की चीज़ें? करवट बदलती है तो बाढ़ आती है, ऐसा नहीं। बाढ़ तो एक प्राकृतिक आपदा मात्र नहीं है, लेकिन प्राकृतिक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में पानी घुस आया, तो पानी क्यों घुसता है आसपास? तो देखिए, अगर हम अतीत में जाएं तो जिस तरफ नदी का तट ऊंचा होता था, करार, उधर ही गांव बसते थे। आज भी यही सच है। लेकिन जब हमने नदी की सफाई की तो हमने नदी की ढाल को छोड़ा ही नहीं, हमने उसे सीधे सीधे खड़ा कर दिया और दोनों तरफ तट बना दिए। इससे बाढ़ की विभीषिका, ये नदी को बांधेंगे तो विभीषिका आएगी, तोड़ेगी ना वो। जैसे आज बांधने से ही टूटेगा, कि बांधोगे नहीं तो टूटेगा। किसी के ऊपर ज्यादा जब वो जोर लगाएंगे, बांधोगे तो टूटेगा, नहीं बांधोगे नहीं। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि नदियाँ हमारी सहयात्री हैं या हम नदियों के सहयात्री? इसे समुच्चय के रूप में देखिए कि सांस्कृतिक परिस्थितियों में देखें, विकास के क्रम में तो नदियाँ हमारी सहयोगी हैं, हम नदियों के सहयोगी नहीं हैं। हमने उसमें बाधा उत्पन्न की है, तो इस नाते हम ही सहयात्री, ठीक है। हमने नदियों के जो अमूल्य चीज़ें हैं उसको निकाला, चाहे बालू हो चाहे जो। अच्छा, वो सहयात्री भी नहीं हुए, हमने
नदियों का उपभोग किया, उसके संसाधन का उपभोग किया। ठीक इसी प्रकार से अगर दोहन कहें तो दोहन भी किया। जो अब मैं आपसे एक सवाल लेता हूँ इसी पे। हम घर बनाने के लिए नदी का खनन करते हैं, बालू का बड़े पैमाने पे उत्खनन किया जाता है, खनन माफिया भी जगह जगह सुनाई दिखाई पड़ते हैं, जो नदियों का सीना चीर के उसकी तलहटी से सारा बालू ले रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है नदियों को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्या इस तरह की अगर क्रम चलते रहे तो क्या होगा? देखिए, इसमें बड़ा मतभेद है, इस पर शोध की आवश्यकता है कि नदियों से खनन किया जाए या नहीं। जैसे कुछ तर्क हैं जिसके नाते ये कहा जा सकता है कि नदियों का खनन मानो ऐसा खनन जिसका कोई मानो बिल्कुल बिना सोच समझ के, बिना वैज्ञानिक की स्थितियों के जो खनन कर रहे हैं उससे नदियों का नुकसान हो रहा है। कहीं तो वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल या टेक्नोलॉजी का नहीं हो रहा, बस खाली खनन हो रहा है, उससे नदियों का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये भी सच है कि खनन से नदियों का सिल्ट निकल जाता है, उसका गर्भ बढ़ जाता है। ये दोनों बातें सही हैं। लेकिन जब बालू खनन, आपने कहा कि बालू बहुत जरूरी होता है नदी को स्वच्छ और नीरा बनाए रखने के लिए, तो जब बालू ही खत्म हो जाएगा तो फिर जो पहाड़ी नदियां हैं हमारी वही बालू लेके आती हैं। कुआनों में बालू नहीं मिलेगा, तमसा में बालू नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो ऐसी जगहों से नहीं आ रही हैं। तो इन बालू का होना बहुत ज़रूरी है, ये सच है नदियों में। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जो खनन हो रहे हैं अनियंत्रित न हो। ये अनियंत्रित खनन बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन नियंत्रित का भी कोई पैमाना नहीं निकल के आया, सरकार किसी की भी। हाँ, सरकार किसी। हमेशा बात होती है कि अवैध उत्खनन। अच्छा, इन्हीं कारणों से तो आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। पंत की सरकार थी इस उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही हुआ करता था, और अनियंत्रित वनों की कटाई ने चिपको आंदोलन को जन्म दिया। चंडी प्रसाद भट्ट ने उस आंदोलन को शुरू किया और तब सरकार हिली, और उसके बाद वनों की अनियंत्रित कटाई पर जो नियम कानून बने वो आज तक पूरी स्थिति के साथ लागू होते हैं। तो इन नदियों के साथ भी ये क्रम चल रहा है। पूरे देश में कोई न कोई, हर क्षेत्र में, हर जगह से, यहाँ भी हम आपको बताएं, कुआनो नदी पर काम हो रहा है, गोमती बचाने के लिए काम हो रहा है। हाँ, ये है कि कुछ लोग हैं जो एक जगह जहाँ हैं वहीं काम कर रहे हैं। कभी आरोप लग जाता है कि नहीं तो भाई साहब वो फोटो खींचने के लिए, सेल्फी लेने के लिए भी कोई अगर एक कूड़ा निकाल कर नदी में के बीच से किनारे रख दिया साहब, तो हमारे लिए अच्छा है। वो सेल्फी तो ले लो यार, सेल्फी लेने के लिए नदी में आ जाओ, तुम कुछ निकालो, साफ करो, नदी के किनारे आ जाओ, बैठो। जब उनसे बैठोगे, उन नदी के किनारे बैठोगे, उनसे बात करोगे, कुछ समझोगे, कुछ संवेदनाएं उसकी लोगे, कुछ दोगे, तो जुड़ जाओगे नदी से, और जुड़ जाओगे तो कुछ ना कुछ तो करोगे। रिवरमैन पवन सिंह का क्या मानना है कि नमामि गंगे जैसे करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट चला के नदियों को जीवंत बनाए रखा जा सकता है, या दृढ़ निश्चय करके जो हमारे पीछे बह रही हैं पावन नदी सरयू माता, तो क्या लगता है आपको कि क्या करोड़ों अरबों का बजट ज़रूरी है, या दृढ़ इच्छा शक्ति से भी बहुत कुछ किया जा सकता है? देखिए महोदय, फिर से एक बार हम कहें, ये तो रिवरमैन जैसा शब्द है, क्योंकि पूरे देश में नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, गंगा पर कुछ लोगों ने प्राण त्याग दिए हरिद्वार में, है ना। कुछ लोगों ने तो अपने जीवन का लक्ष्य ही बना लिया गंगा की सफाई। वो लोग बहुत पूज्य हैं। बहुत सारे लोगों ने आमरण अनशन तक किया, आमरण अनशन किया, प्राण त्याग दिया। और साहब, जल को बचाने के लिए राजेंद्र सिंह जैसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, एक अच्छा खासा जीवन जी सकते थे भोग विलास वाला, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ करके जल के लिए काम करना शुरू किया, और काम किया, उन्होंने उपलब्धि हासिल की उस पर। आज अलवर का पूरा इलाका या राजस्थान का वो इलाका जहाँ ये हैं, हरा भरा है। तो रिवरमैन जैसा तो कुछ ऐसा अपने काम से ही लोगों की पहचान होती है। एक कहावत है कि हम जैसा करते हैं वैसा हम हो जाते हैं, और जैसे हम हो जाते हैं वैसे हमारी पहचान। बिल्कुल बिल्कुल, लोग हैं, बहुत लंबे बड़े स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन जो प्रश्न इसके साथ आपने जोड़ा, नमामि गंगे, गंगा बचाओ, या इस प्रकार गंगा समग्र, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अकेले दम पे मिल के
कई किलोमीटर तक नदियों को साफ कर दिया जानता हूँ है बिना किसी पैसे के, बिना किसी सरकारी। मैं ऐसे जानता हूँ इसीलिए मैंने पूछा। दक्षिण भारत में ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं जिन्होंने अकेले दम पर वो लड़ाई लड़ी बिल्कुल, और उसे उसमें जीत हासिल की है। जी। और लेकिन ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने नदियों की सफाई के नाम पर खूब मोटी रकम बना ली है। सही है। जब ये सरकारें नहीं थीं, जब इस प्रकार के चीज़ें नहीं थीं, तब नदियाँ कैसे साफ थीं? बिल्कुल सही। हमारे शास्त्रों में नदियों के नेता हुआ करते थे साहब। नदियों के नेता? हाँ, शास्त्र कहता है कि फला 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 लोग नदियों के नेता हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि उन्हें इस बात की, ये आज की लड़ाई नहीं है, भौतिक सुख सुविधा संपन्न प्राप्तकर्ताओं और प्रकृति के निकट रहने वाले मनुष्यों के बीच की ये लड़ाई आज की नहीं है। अगर आज की होती तो आज से हजारों वर्ष पूर्व ये सूत्र नहीं बनाया जाता कि नदी में थूको मत, कपड़ा मत साफ करो, उसके किनारे मूत्र पुरीश का त्याग मत करो, उसमें बाल न संवारो। ये नियम पुराने बने हैं। इसका मतलब कि समस्याएं पहले भी थीं, इतनी जटिल नहीं थी, इतनी विकराल नहीं थी। आज जटिल है और विकराल है। एक बहुत छोटी सी बात बता दें, जिस नदी के में उतर करके हमारे पाँव खुजली कर रहे थे, है ना, ऐसी ही कुछ स्थिति यमुना की रही होगी, पूरी तरह से काली हो चुकी। ठीक है, ऐसी ही स्थिति कुछ काली दह की रही होगी। और उस समय का युग पुरुष, उस समय का लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बाल स्वरूप जब उस नदी को देखा होगा तो उसे उसी दर्द का, शायद उसी पीड़ा का एहसास हुआ होगा जो मैंने छोटी सरयू को देख करके पीड़ा महसूस किया था। और मुझे लगता है वो कंदूक का फेंकना, उसमें जा करके उन 100 नागों वाले सांप को मारना, ये तो एक प्रतीकात्मक लक्षण है। वो 100, 125, 150 ऐसे उसमें नदी में आकर के नाले गिर रहे होंगे जिनका साफ करना बहुत ज़रूरी रहा होगा। उस छोटे से बालक ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया और सरयू को उसने काली दह को वहाँ से हटा लिया मतलब साफ सुथरा कर दिया यमुना को। तो द्वापर में भी ये लड़ाई लड़ी गई है, त्रेता और सतयुग में भी ये लड़ाई लड़ी गई है। कलयुग में इस लड़ाई को थोड़ा बड़े स्तर पर लड़ना है। इसके लिए बड़े बजट की ज़रूरत नहीं है, बड़ी इच्छा शक्ति और जन आंदोलन की ज़रूरत है। और उस जन आंदोलन को भीलमपुर का आदमी बनारस गंगा समग्र में काम करने के लिए क्यों जाए भाई? उसको जोड़ो ना। यदि एक बाल्टी में हम जल लेकर गंगे चैव जमुने चैव कह के गंगा जी का होना मान लेते हैं, इस नदी में भी गंगा का होना मान सकते हैं। जो जहाँ है, जिस स्थिति में है, उसके आसपास जो भी तालाब है, तड़ाग है, नदी है, नाला है, पोखरा है, वो यदि संकट में है, उसके लिए लग जाए। आप विश्वास करो, ये जब बाढ़ आती है तो ये नदी नाले तालाब और कुओं को ये नदियाँ फीड करती हैं, और जब सूखा पड़ता है तो ये नदी नाला तालाब और पोखरे, ये कुएं तालाब और पोखरे नदी को फीड करते हैं, और दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में एक दूसरे को कभी सूखने नहीं देते। इतनी सी समझ अगर हमारे अंदर आ जाए, हम अपने बाहे को, अपने नालों को, अपने तालाब को, अपने पोखरों को यदि हम सहेज ले जाएं, नदी को सहेज ले जाएं, तो हम निरपनिया नहीं रहेंगे। हमारी आँख का पानी भी बचा रहेगा, समाज का पानी भी बचा रहेगा, नदी नाले और पोखरे का भी पानी। एक महत्वपूर्ण सवाल, जनता क्या करे जिससे नदियों को स्वच्छ रखा जा सके? सरकार की क्या भूमिका होना चाहिए? यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल है सरकार की भूमिका, क्योंकि बड़ा खेल हो रहा है हर साल नदी की साफ सफाई या नाले की सफाई की मैं बात करूँ, है ना, हर सरकार में, मैं कोई विशेष सरकार की बात नहीं कर रहा, लगभग सभी सरकारों में ये काम होते रहे। तो सरकार की क्या भूमिका हो ताकि सही तरीके से नदियों की साफ सफाई हो? क्या ना किया जाए कि नदियों का दोहन ना हो, नदियों का शोषण ना हो और मानवता बची रहे, हम सहयात्री बने रहें? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो गंदे सीवर हैं, ये नालों में गिरने से पहले ही रोके जाएं। ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएं। और ट्रीटमेंट, अच्छा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, ये बार बार नालों की बात आती, गंदे नाले जो गिरते हैं, जहरीला पानी होता है, तेजाब युक्त होता है, उसके अवयव मिलके ऐसे हो जाते हैं वो कि इस तरह की चीज़ें उसमें से उत्पन्न होती हैं।
तो बात तो हमेशा होता है, क्या किया जाए कि ये पानी जो नालों का पानी है वो नदियों में ना गिरे, या क्या करने से वो फिल्टर हो जाए, कुछ साफ़ सुथरा हो जाए, ऐसा क्या किया जाए? देखिए, एक तो ये कहेंगे कि अभी जल्दी जल्दी इस प्रकार की एक योजना है कि हर गांव में सॉक पिट बनाए जाए, सॉक पिट, है ना, जिससे पानी छन करके। तो अगर हम 3 श्रेणी क्रम में एक नाले में 10-12 घरों का पानी लेके आएँ, और एक बड़ा सॉक पिट, उसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, और तीसरे के बाद जो पानी पहुंचेगा, आई थिंक ये लगभग 70% 75% तक पानी आपका सिर्फ पानी रह जाएगा, उसमें जहरीले तत्वों की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। और साप्ताहिक रूप से या पाक्षिक रूप से उन सकपिटों को और में जो शील्ट आ जाए उसे साफ कर दिया जाए। इसके और भी जो ट्रीटमेंट प्लांट्स वाले हैं, तो हर जगह ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगा सकते आप, इतने उपकरण, लेकिन इसके लिए मुख्य जो बड़े बड़े शहर हैं, जो जैसे फैक्ट्रियां, नोएडा वगैरह के क्षेत्र हैं, दिल्ली वगैरह के, तो ऐसे क्षेत्रों में तो लगाया जा सकता है अगर करोड़ों अरबों खरबों का बजट बनता है। वो उन्हीं लोगों से लेकर के आप लगा सकते हैं, जिन मिलों से वो कचरा जा रहा है, वो मिल लगाएं ट्रीटमेंट प्लांट। और मैं विश्वास दिला सकता हूँ आपको कि ट्रीटमेंट प्लांट लग गए होते। वो ट्रीटमेंट प्लांट इसलिए नहीं लग पा रहे हैं कि फैक्ट्री वाले बड़े हैं ना, उनके पास बहुत पैसा है, ऊपर तक पहुँच है, वो लगाएं ना लगाएं, कौन उनके ऊपर FIR दर्ज करने जा रहा है? नहीं हो सकता, इसलिए सब पड़ा हुआ है। नर्मदा में एक आंदोलन चला था और एक फैक्ट्री वाले को विवश कर दिया गया था इस काम के लिए, उसने किया। लेकिन यहाँ यमुना के किनारे जो फैक्ट्रियाँ हैं, गंगा के किनारे जो फैक्ट्रियाँ हैं, सरजू के किनारे, सरजू तो सिर्फ टांडा ऐसा है जो बहुत कचरा उत्पादित कर रहा है, तो लेकिन इसके लिए क्या किया गया? कानून सबके साथ अगर समान बर्ताव करने लगे तो ट्रीटमेंट प्लान बनाने पर विवश हो जाएंगे। दूसरी कानून बनाना चाहिए इस तरह का कि अगर इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन। दूसरी बात कि नदियों के किनारे जो कचरा का निस्तारण हो रहा है, आप देख सकते होंगे, आप सभी पत्रकार बंधु देख सकते होंगे कि तमसा के किनारे दोनों तटों पर जो तमसा का परास है, उसी में कचरे का निस्तारण हो रहा है, अभी भी हो रहा है। बिल्कुल, ज्यों नदी का गर्भ भरता है, पानी कचरे तक पहुंचता है, तो पानी जहरीला नहीं होगा, हो ही जाएगा। और ये स्थितियां होती हैं। तो दूसरी स्थिति तो वो है। इसके बाद वस्तुतः समय आता है जब हमें जनता को जागरूक करना होगा, लेकिन हम सिर्फ जनता को नहीं, स्वयं को जागरूक करके वो काम करना शुरू कर दें। नदी के एकदम सोच लें कि नदी में हमें कूड़ा कचरा नहीं फेंकना है, नदी में हमें मूर्तियां विसर्जित नहीं करनी है, नदियों में हमें पूजा के सामान नहीं फेंकने, नदियों में हम कोई भी कचरा उठाए और नदियों में फेंक दिए, थूक दिए। एक चीज़ और जोड़ूंगा, शवदाह जो हम नदियों के किनारे करते हैं, बहुत बार मैंने देखा है कि अधजले शवों को भी नदी में, अधजले शवों को नदी में प्रवाहित करने का कोई विधान नहीं है। हमने उस बार भी आपसे कहा था कि इस पर एक बार आप बनाओ, उस पर शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत बातों को लेकर के इस पर बैठा जाए। नदियों के किनारे शवदाह केंद्र बन रहे हैं, अब राखों को नदियों में बहाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। थोड़ी सी राख जिसे अस्थि कलश में रख करके और ले जा करके गंगा में, किसी नदी में आपने प्रवाहित कर दिया। लेकिन जो अधजली चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ये मान करके कि कोई जीव इसे ग्रहण कर लेगा, उसकी क्षुधा मिटेगी, लेकिन वो भी एक प्रतीकात्मक स्वरूप ही है। अब वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। जहाँ नदी में पानी नहीं है वहाँ भी तो शवदाह हो ही रहे हैं। महाराजगंज में ऐसा ही हुआ था, अब न जाकर 2 सालों से लगातार पानी है, नहीं तो आधी नदी तो सिर्फ शवदाह लकड़ियों से और राखों से पट गई थी। अब जाकर के थोड़ा सा राख और ये सब हटाया गया है। तो ये इस पर विषय पर बात किया जाए और 20-25 मिनट ये बात चले, तब इस पर हम सारी बातें आप बिल्कुल, हम लोग नदी के किनारे चलेंगे और वहाँ पे खड़े होकर किसी अन्य एपिसोड में इस बात की चर्चा करेंगे। इन नदियों से जुड़े हुए जो भी विषय हैं, जैसे आप देखें कि नदी और नदी के किनारे संस्कृतियाँ, इस विषय पर अलग से बात होनी चाहिए। नदी और नदी के किनारे की खेती और नदी से दूर की खेती पर ये अलग विषय है। सच में नदी के किनारे खेती आप देख लो, अब की बार बाढ़ आई है, इस बार नदी के किनारे के क्षेत्रों में जैसी गेहूं की फसल होगी, है ना, वैसी नदी से दूर वाले क्षेत्र में खाद डालने पर भी नहीं हो सकती। ये यानी जमीन उर्वरा हो गई। ये किन कारणों से? भाई, नदी ने जिस
पदार्थों को नदी लेकर आई, वो लेकर जंगल झाड़ जड़ी जो बूटी। जो कुछ भी लेके आई वो आप तक पहुंची। जी। अपना आंचल फैलाया उसने, और जब समेटा तो अपने आंचल में जो भर के लाई थी उसने छोड़ दिया। अगर अन्नमय कोश ब्रह्म है, हमारे शास्त्र में अन्न को ब्रह्म माना गया है, तो उस अन्न के लिए जो महत्वपूर्ण पदार्थ चाहिए, जो उर्वरा शक्ति चाहिए, वो नदी के इस आंचल में है जो विस्तार पाती है बाढ़ के समय। इसे बांधो मत, आप न बांधो तो फिर इसके परिणामों को आप देखो कितना अच्छा परिणाम मिलता है इसका। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।